नमस्कार। एसएन ऑडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो अपनी श्रृंखला को जारी रखते हुए निर्बल वर्मा की कहानी में आज हम सुनेंगे जलती झाड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं उस शहर में पहली बार आया था। सोचा था चंद दिन यहाँ रहकर आगे चला जाऊंगा, किंतु कुछ अप्रत्याशित कारणों से रुक जाना पड़ा। दिन भर होटल में रहता और जब ऊब जाता तो अक्सर घूमते हुए इस स्थान की ओर कदम बढ़ जाते। अजनबी शहरों में भी हर स्त्री अपने प्रिय कोने खोज लेते हैं। वैसे भी कई बार वहां जाने का मन हुआ था। रात को किसी रास्ते रेस्टोरेंट की तलाश करते समय अक्सर उस तरफ निगाह चली जाती थी, या कभी ट्रैम की खिड़की से पुल पार करते हुए एक दबा सा मोह जग जाता। इच्छा होती यहीं उतर जाऊं, किंतु एक हल्की सी हिचक उभर आती और मैं उसके तले दब जाता। वह दिन कुछ अलग सा रहा होगा। मैं दिन भर होटल के अकेले कमरे में सोता रहा था, फिर कुछ ज़रूरी पत्र लिखे और उन्हें पोस्ट करने के बहाने बाहर चला आया। वापस आते हुए मैंने जानबूझकर रास्ता बदल लिया। संभव है एक धुंधले ढंग से मैंने अपने को ढीला छोड़ दिया। ऐसा अक्सर होता है जब कभी मैं दिन भर सोकर बाहर आता हूँ, तब अपने को एक नए सिरे से छोड़ देने की इच्छा होती है, खासकर अजनबी शहरों में जहाँ हमें कोई नहीं पहचानता और हम किसी शर्म और झिझक के बिना एक रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते पर हो लेते हैं। ऐसा ही एक पतझड़ का दिन था जब मैं वहां चला आया था। वह एक टापू था शहर के छोर पर, जहां पहाड़ी शुरू होती है। नदी की दो धाराएं कैंची की तरह उसे बीच से काट आई थी। पुल के नीचे लंबी घास पानी में भीगती रहती थी। किनारे पर दूर दूर लाल तख्तों की बेंचें पड़ी थी। उन दिनों अक्सर ये बेंचें खाली रहती थी। बिल्कुल खाली भी नहीं, पत्ते लगातार उन पर झड़ते रहते थे। जब कभी हवा का कोई झोंका उन्हें उड़ा ले जाता तो वही झोंका वापस मुड़कर दूसरे पत्तों को उन पर बिखरा देता। वे कभी ज्यादा देर तक खाली नहीं रहती थी। पानी बहता रहता। उसकी आवाज के संग हमेशा एक और आवाज मन में आती थी, किसी दिन वहां जाऊंगा। और ऐसे ही एक पतझड़ के दिन मैं वहां चला आया था। किनारे किनारे चलते हुए मैं उन बच्चों से अलग था जो पुल के नीचे खेल रहे थे। उन्होंने शायद मुझे देखा भी नहीं। वे पत्तों का ढेर बना देते थे और उन्हें माचिस से जलाकर भाग जाते थे। शाम की मध्यम धूप में धुएं के दायरे फैल जाते थे। एक सौंधी सी गंध टापू के इर्द गिर्द हवा में तीर जाती थी। मैं पुल से दूर चला आया, दूसरी तरफ जहां पेड़ों की नंगी शाखाएं पानी को छू रही थी। वहां गीली घास का एक टुकड़ा नदी के छोर तक चला गया था। ढलान पर उतरते ही निगाह अचानक उस पर टिक गई। पाँव के अनायास ठिठक गए। वहां एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति था। एक छोटी सी स्पोर्ट चेयर पर बैठा था, बिल्कुल निश्चल और खामोश। मुंह में पाइप दबी थी जो ना जाने कब से बुझ चुकी थी। हाथ में मछली पकड़ने का कांटा था, नदी के गंदले पानी में दूर तक डूबा हुआ, किंतु ध्यान उसका कांटे की तरफ नहीं था। वह टापू के परे शहर के पुलों की ओर देख रहा था। रह रहकर मुंह में दबी पाइप हिल उठती थी। वह टापू का नीरव कोना था। मैं निरुद्देश्य घूमता हुआ थक गया था। अपना चमड़े का बैग मैंने भीगी घास पर रख दिया और वहीं बैठ गया। पास, मेरे बिल्कुल पास एक नंगा वृक्ष खड़ा था, बारिश में भीगा लेकिन गर्म। उसकी गर्माई धीरे धीरे मुझे छूने लगी। पिछले एक सप्ताह से इस शहर में पानी बरसता रहा था। घास के नीचे मिट्टी नम थी और इतनी मुलायम थी कि पैर नीचे दबने लगते थे। ये पहला दिन था जब बारिश थमी थी। बादल अब भी थे, कुछ टापू पर, कुछ हटकर शहर की पहाड़ी पर, किंतु अब वे खाली और हल्के थे और हवा में उड़ते से जान पड़ते थे। मैं काफी देर तक वहां बैठा रहा। इस दौरान में बूढ़े ने एक भी मछली नहीं पकड़ी।
एक बार कांटा हिला था। उसने लपक कर डंडी खींची। मैंने सोचा अब एक तड़पता हुआ मांस का लोथ ऊपर आएगा। मैं खुद शायद काफी उत्तेजित हो गया था और पानी के पास सरक आया था, किंतु कुछ भी नहीं हुआ। उसने नदी से काटकर बाहर निकाला। फिर भी मेरी नजर एक ओर देखकर हंसने लगा। कांटा खाली था। मछली बहुत सफाई से अपना आहार चुरा ले गई थी। हम दोनों फिर अपनी अपनी जगह चुपचाप बैठे रहे। बूढ़े ने अपने कांटे में चारा भरा और फिर दूर हवा में उछालकर पानी में डुबो दिया। बहते पानी पर एक चौड़ा सा दायरा फैल गया, धूप के पारे से चमकता हुआ, और फिर मिट गया। उसने अपनी पाइप दोबारा सुलगा ली और पुराने ओवरकोट के कॉलर ऊपर कानों तक चढ़ा लिए। पानी पर तीरती धूप का एक हिस्सा बच्चों के लट्टू सा घूमता हुआ किनारे आ लगता था और टूट जाता था, किंतु बूढ़े का ध्यान उधर नहीं था। मैं बहुत सोचता हुआ भी ठीक से निश्चय नहीं कर पाया कि उसकी आंखें किस खास बिंदु पर टिकी हैं। उसकी आंखें खुली हैं या बंद, यह भी सही सही कह पाना कठिन था, किंतु रफ्ता रफ्ता मेरा भ्रम पक्का होता गया। और वह भ्रम किस चीज को लेकर था मैं आज तक ठीक से नहीं जान सका, किंतु वह निश्चय किसी अज्ञात संदेह का घातक रहा होगा। वह सिर्फ एक बार मुझे देखकर हंसा था, किंतु मुझे आश्चर्य है कि क्या उस समय भी उसने मुझे ठीक से देखा था। यदि नहीं देखा था तो मेरी ओर उन्मुख होकर हंसने की जरूरत क्यों महसूस हुई। मुझे अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसे मेरे अस्तित्व का बिल्कुल भी आभास नहीं था। हालांकि मैं उसके इतने पास बैठूं यह मुझे अत्यंत अस्वाभाविक सा जान पड़ा। आजाने शहर में कभी कभी आत्मीयता की भूख कितनी उत्कट हो जाती है, यह उस क्षण से पहले मैं नहीं जान पाया था। निसंदेह वह कहीं किसी चीज पर आंख टिकाए था, ऐसा कुछ जो मेरी आंखों के घेरे के भीतर छुआ भी मुझसे अछूता था। किंतु मैंने कोशिश की। उसकी आंखों के सामने शहर का सबसे पुराना पुल था, उसके परे नेशनल थिएटर की बारीक दीवारें और छत, और बीच में पुल का टावर जो शाम में डूबती रोशनी में झिलमिला रहा था। किंतु ये ऐसी चीजें थी जिन्हें उस शहर में चलते हुए, गलियों से गुजरते हुए हम रोज देखते थे। इनमें कुछ भी विशिष्ट, कुछ भी असाधारण नहीं था, कम से कम इस बूढ़े के लिए तो नहीं, तो शायद बरसों से इस शहर में रह रहा हो। मेरे भीतर का भ्रम फिर जागने लगा। इसके अलावा भी शायद कुछ और हो, कुछ अन्यतम, बिल्कुल अलग से। किंतु क्या यह आदमी देख सकता है? अचानक मेरे मस्तिष्क में यह बेतुका विचार कौंध गया। वह बहुत बूढ़ा है। हवा का हल्का सा झोंका आया। धूप धीरे धीरे उड़ने लगी। समूचे टापू पर एक जड़वंत निस्तब्धता सी घिरने लगी। पत्ते पानी पर झरते थे और बह जाते थे। सिर्फ धूप के कुछ टुकड़े शेष रह गए थे, पत्थरों पर, टहनियों पर। कुछ देर बाद शाम उन्हें भी बुहार ले जाएगी। सिर्फ हम दोनों वहां बने रहेंगे। किंतु नहीं, वह जा रहा है। मेरी आंखें अनायास ऊपर उठ गईं। वह सचमुच जा रहा था। उसने मछली पकड़ने को पानी से बाहर निकाल लिया, कैनवस की कुर्सी को लपेटकर बगल में दबा लिया, फिर बहुत पुराना जर्द बाउटलर हैट पहना और पाइप मुंह से बाहर निकालकर जेब में रख ली। मछली पकड़ने का झोला जो खाली था उसने कांटे की डंडी पर लटका लिया था। न जाने क्यों उस क्षण मेरे भीतर एक अजीब सी झुरझुरी फैल गई। लगा जैसे मैं एक बहुत पेचीदा रहस्यमय ढंग से उस पर आश्रित हूँ, जैसे उसके जाने भर से ही मैं कुछ खो दूंगा जो एक लंबी मुद्दत से मुझ में पलता रहा है, जैसे उसका यहाँ रहना खुद मेरे रहने से जुड़ा है। किंतु उस क्षण शायद कुछ हुआ, शायद सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट, या शायद कोई पत्थर पानी में लुढ़क गया हो और वह चौंक गया, जैसे उसके पांव धरती पर बंध से रह गए हो।
जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो, और उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, नदी के बहते पानी की तरफ, और फिर तेजी से कदम बढ़ाता हुआ मेरे सामने से निकल गया। जाते हुए उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। कुछ देर तक टापू में उसके पैरों के नीचे दबते पत्तों की चरमराहट सुनाई देती रही। फिर सब कुछ पहले जैसा खामोश सा हो गया। ऐसे ही कुछ क्षण बीते होंगे। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और ठीक उसी स्थान पर आकर बैठ गया जहां कुछ देर पहले बूढ़ा मछुआ बैठा था। गीली मिट्टी पर उसके जूतों के निशान अब भी दिखाई देते थे, बहुत लंबे नहीं किंतु काफी चौड़े और आगे की तरफ से तनिक बेडौल। वे कुछ बहुत साधारण से लगे और ज्यादा देर तक मेरा ध्यान उन पर नहीं टिक सका। इस बीच अवश्य कुछ समय गुजरा होगा। बाद में जब मेरा ध्यान अपनी तरफ गया तो मुझे कुछ हैरानी सी हुई। दरअसल पिछले कुछ समय से मैं उसी तरफ बिना किसी निश्चित इरादे या संकल्प के उसी तरफ देख रहा था जहाँ कुछ देर पहले बूढ़े की आंखें लगी थी। किनारे के पास लगी झाड़ियों पर कुछ परिंदे उड़े थे। एम्बैंकमेंट के परे एक बहुत पुराने गिरजे के शीशे पर आखिरी धूप का धब्बा चमक रहा था। उसकी छाया एक डबडबाती सुर्ख आँख सी दरिया के बीच चमक जाती थी। कोई नहीं जानेगा, मैंने सोचा, कोई नहीं जानेगा कि अभी कुछ देर पहले तक वह बूढ़ा यहाँ इसी जगह बैठा था। इस ख्याल से मुझे सांत्वना मिली कि मैंने उससे छुटकारा पा लिया है। बहुत मुमकिन है कि वह महज मेरा भ्रम है, एक झूठा भटकाव जो अक्सर अजनबी शहरों में घूमते हुए हो जाता है। होटल के कमरे में पहुंचते ही जब मैंने अपने को नए सिरे से अकेला पाऊंगा तो हर चीज अपने औसत असली घेरे में लौट आएगी। सामने पुल पर ट्रैम जा रही थी। उसकी बत्तियों की छाया चमकीली झालर सी पानी पर फिसलती रही। कुछ लोग खिड़की से बाहर इस टापू को देख रहे थे, बिल्कुल वैसे ही स्वाभाविक और सहज ढंग से जैसे मैं आर पार जाते हुए देखा करता था। किंतु अब मैं खिड़की से लटकते हुए उनके चेहरों को देखकर कुछ बेचैन सा हो उठा। अपने पर शंका सी होने लगी, जैसे मैंने यहाँ आकर कोई गलती कर डाली हो। लगा जैसे मुझे भी उनकी तरह पुल के पार सीधे चले जाना चाहिए। कोशिश करूं तो अब भी जा सकता हूँ। सिर्फ मुझे अपने पीछे हल्की सी आहट सुनाई दी। दो लड़के मेरी ओर बहुत मंद गति से चले आ रहे थे। इस शहर के अन्य लड़कों की तरह उनके सिर गोल नीली टोपियों से ढके थे। छोटे लड़के के हाथ में एक चौड़ा रंग बिरंगा रुमाल था। वह पेड़ों से झरे हुए पीले मुरझाए पत्ते उस रुमाल में बटोरता जाता था। बड़ा लड़का, जो पहले से कद में ऊंचा था किंतु उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं लगता था, अनमने भाव से एक छोटी सी टहनी हवा में घूमता हुआ चल रहा था। वे दोनों टापू के अंतिम छोर पर आ गए थे, उस जगह तक जहाँ किनारे पर लगी झाड़ियाँ पानी में भीग रही थी। छोटा लड़का दबे कदमों से ढलान पर उतरा और रुमाल से बंधे सब पत्तों में पानी में छोड़ गया। फिर उसने अपने कोट की दोनों जेबों से कुछ और पत्ते निकाले, गीली मिट्टी में लिथड़े पत्ते, और फिर उन्हें भी दोनों हाथों से बहते पानी में बहा दिया। इस बीच मुझे महसूस हुआ कि बड़ा लड़का मुझे देख रहा है। अब भी वह छोटी सी नंगी टहनी हवा में घूम रहा था। उसके दांतों के बीच घास का एक तिनका था जिसे वह बराबर चबाए जा रहा था। छोटा लड़का पत्तों में बहाकर ऊपर आ गया। वे दोनों अब एक संग खड़े मुझे देख रहे थे। एक निगाह होती है, सीधी और निश्चित, उसमें हम बंधा जाते हैं और रील की मनिंद खींचते चले जाते हैं। मुझे ऐसा अक्सर हो जाता है। सुई की नोक तले जैसे कोई कीड़ा दब जाता है, बदहवास होकर तिलमिलाता है, फिर ठहर जाता है, मंत्रमुग्ध सा, मुख श्रत सा। वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही। फिर बड़ा लड़का आगे बढ़ा। बहुत सहज भाव से वह मेरे निकट चला आया और मुझे लगा जैसे उसका इस तरह मेरे पास चला आना बहुत स्वाभाविक है, जैसे पिछले कुछ क्षणों में से मैं खुद उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आज कैसे हो? उसने पूछा। मैं कुछ भी कह पाता
कि मुझे लगा पीछे खड़ा छोटा लड़का बहुत ही विरक्त भाव से मुस्कुरा रहा है। आज भी खाली हाथ हो? खाली हाथ? मेरी आंखें अनायास अपने हाथों पर झुकाई। वे सचमुच खाली थे। मेरा मतलब इनसे नहीं है, बड़े लड़के ने उसकी सहज संयत स्वर में कहा। आज भी तुम कुछ नहीं पकड़ पाए, किंतु तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं वह नहीं हूँ जिसे तुम खोज रहे हो। वह तो कब का चला गया। कहाँ? मैंने अपने चारों ओर देखा। टापू पर डूबते सूरज की पीली मैली सी ललाहट फैली गई थी। दूर पुल के पास जलते पत्तों के ढेर में अब भी धुआं उठ रहा था, किंतु वह कहीं भी ना था। सिर्फ हवा चलने से पत्तों बेंचों पर लुढ़क कर धरती पर लौटने लगते थे। क्या वह अब यहाँ नहीं है? मैंने कहा, किंतु ना जाने क्यों इस बार मेरे स्वर में पहले जैसी दृढ़ता नहीं थी। लेकिन तुम तो यहाँ हर रोज आते हो, छोटे लड़के ने कहा। उधर देखो, तुम्हारे बूट के निशान अब भी हैं। मैंने देखा, मेरे पैर से सटा अब भी वह निशान साफ दिखाई दे रहा था, भरा सा चौड़ा और आगे की तरफ से तनिक बेडोल टूटी उखड़ी हुई घास के बीच जूतों की साफ साबुत छाप। बदन के एक कटे हिस्से की तरह वह निशान गीली जमीन से चिपक कर रह गया था, किंतु वह मेरा नहीं है। अत्यंत निश्चिंत और कमजोर लहजे में मैंने प्रतिवाद किया। वे चुपचाप खड़े रहे। मुझे लगा जैसे वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मैं प्रमाण देने के लिए अपने पैर आगे बढ़ाऊंगा। खुद मेरे लिए यह क्रिया बहुत स्वाभाविक होती, किंतु कोई ताकत मुझे रोक रही है। मैं पूरी शक्ति से अपने पैरों को लंबी घास में छिपा रहा हूँ। फिर कुछ भी नहीं हुआ। लगा जैसे उस क्षण के बाद उनकी दिलचस्पी मुझमें खत्म हो गई। छोटा लड़का पूर्ववत अपने रुमाल में नीचे गिरे पत्तों को बटोरता हुआ दूर निकल गया। बड़ा लड़का अवश्य कुछ क्षण तक वहां खड़ा रहा, मेरी ओर से बिल्कुल उदासीन और तटस्थ। जब मैं अचानक चौंक सा गया तो वो उसी जगह खड़ा था जहां बूढ़ा चलते चलते कुछ क्षणों के लिए ठिठक गया था। बिल्कुल वही जगह, और उसकी आंखें उसी अज्ञात बिंदु पर जा टिकी थी जहां बूढ़ा इतनी देर से एक टक देख रहा था। वह महज एक संयोग रहा होगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। किंतु कुछ देर बाद ही उसने अपने पास पड़े एक ढेले को ठोक कर मारा, पानी में लुढ़का दिया। पानी हिला। कहीं बहुत नीचे बहुत सी परतें खुलती चली गईं। झाड़ी के पास गीली मिट्टी पर रेंगती हुई कीड़ियों की कतार लम्हा भरकर रुक कर फिर आगे बढ़ चली। उसने मुंह का तिनका पानी में थूक दिया। सिर से टोपी उतार कर उसे हवा में एक दो बार झटक कर पहना लिया और फिर उसी पुराने अनमने भाव से टहनी को हवा में घुमाते हुए छोटे लड़के ने के पीछे चल दिया। इतना ही हुआ। वे चले गए थे, मुझे अपने पर छोड़कर। फिर वहां अकेला छूट गया था, किंतु उनके जाने के बाद पहले सा अकेलापन वापस नहीं आया। जब तक अकेलापन संग रहता है, सही मानो, तब तक हम अकेले नहीं होते। अब मैं सिर्फ अपने संग था और मुझे यह ख्याल काफी भयानक लगा कि वे दोनों मुझसे कुछ छीन ले गए हों जो अब तक मेरे संग था। तो आपने सुना, यह था निर्मल वर्मा की कहानी का जलती झाड़ी का पहला अंक। जल्द ही मिलेंगे आपसे इस कहानी के दूसरे भाग के साथ। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।